तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपको बीएससी नर्सिंग इजीली मिल जा रहा है। स्टाफ नर्स बना, उनका सैलरी जो 5 साल बच्चा एमबीबीएस किया है उससे ज्यादा है, क्योंकि नीट प्रॉपर पाथ पता है कि आपको किस तरीके से जॉब लेना है। अभी क्या है कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है और एमबीबीएस का सैचुरेशन आता जा रहा है, जिसमें लड़की लोग को 100% रिजर्वेशन मिलता होगा। मैं आपको क्लियर पाथ बता देता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल और क्लिनिकल कैसे मैनेज करना है। भाई तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में थ्योरेटिकल बेसिस पे और प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है ना कि प्राइवेट कॉलेज में हमको पेशेंट फ्लो नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में आपको पे ग्रेड लेवल 7 का मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए होती है। आपको 5-6 लाख तक पर मंथ का सैलरी मिलता है, तो गवर्नमेंट आपका सारा पैसा वापस कर देती है, जो कि और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसका जो स्टडी लोड है बिल्कुल वो इतना रखा गया है कि बच्चा आराम से झेल सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं और यार हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग का क्या स्कोप रहता है, क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है और कितना आपको सैलरी मिल रहा होता है। और भी बहुत तरह की बातें हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, फॉरेन में कैसे जॉब लगता है और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो, और साथ ही साथ आपकी सैलरी गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितना डिफरेंस रहता है, आपको कोई रिसर्च का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, आप एमएससी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बैचमेट हैं सूर्यकांत कुमार, जो कि हमारे साथ 4 साल से हैं और हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत और हम इस सारी चीजों को, जो भी मैंने बताया उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, एज यू नो कि हम इसमें नर्सिंग के सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे होंगे। तो चलिए यार सूर्यकांत याद भाई, तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। लोगों का रहता है क्वेश्चन कि हम लोग नर्सिंग आखिर क्यों करना चाहेंगे, हमको क्या इसका फायदा है। देखिए, मैं आपको एक क्लियर कट चीज बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि इंजीनियरिंग में सैचुरेशन आ गया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बन चुके थे, सैचुरेशन आ गया था। अभी क्या है कि एमबीबीएस के कॉलेज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं और उससे भी बहुत ज्यादा उनके बच्चे हो चुके हैं जो एमबीबीएस लेना चाहते हैं। तो अभी क्या है ना कि बहुत सारे एमबीबीएस वाले बच्चों को एमबीबीएस का सीट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के कॉलेज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस कम है, बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस भी मिलना मुश्किल है, बट एज कम्पेयर टू एमबीबीएस ये इजिली मिल जाता है बच्चा लोग को, क्योंकि यार इसका स्टेट वाइज एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होगे, जैसे कि नीट जो होता है वो एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है जो कि पूरे ओवरऑल इंडिया में करवाया जाता है, तो उसमें आप बीएससी नर्सिंग लोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पे देखते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपको बीएससी नर्सिंग इजिली मिल जा रहा है। अब इसके बेनिफिट्स जान लो। तो देखो यार, मोटिवेशन जो होता है ना वो होता है आपके पैसे से, कि आपको कितना सैलरी मिल रहा है और आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कितना आपका रिस्पेक्ट मिल रहा है, कितना इज्जत मिल रहा है। तो मैंने एक चीज देखा है, वो चीज आपको वीडियो को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यार जो स्टाफ नर्स होते हैं हॉस्पिटल में और जो अभी एमबीबीएस करने के बाद जो ज्वाइनिंग किया है डॉक्टर हॉस्पिटल में, उन दोनों के सैलरी में काफी डिफरेंस होता है। और डिफरेंस ये होता है कि स्टाफ नर्स का सैलरी ज्यादा होता है एमबीबीएस वाले से। अब आप एक चीज सोचो कि 4 साल बच्चा बीएससी नर्सिंग किया, एक एग्जाम निकाला, स्टाफ नर्स बना, उनका सैलरी जो 5 साल बच्चा एमबीबीएस किया है उससे ज्यादा है, जो कि नीट निकाल के उस कॉलेज में करने गया था एमबीबीएस। तो आप एक चीज समझो कि कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो इसमें आपको एमबीबीएस के कंपैरेटिवली कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको नीट का एग्जाम क्लियर करने का उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके लिए स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं जो कि नीट के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी होते हैं, आप आराम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तीसरा, आपको सैलरी इतना ज्यादा मिलने वाला है बीएससी नर्सिंग करने के बाद ही आप सेटल हो जाओगे, और अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपका सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा। और दूसरा बात ये कि जो एमबीबीएस होता है उसमें इंटरव्यू बेसिस पे आपका जॉब लगता है, जबकि बीएससी नर्सिंग में नॉर्मल आप एंट्रेंस एग्जाम निकालो आपका जॉब लग जाएगा, है ना भाई सूर्यकांत? हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है ना कि कोई भी इंटरव्यू वाला एग्जाम होता है तो उसमें ना हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, और बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो भी आपको उतना ही वैल्यू है जितना आपका गवर्नमेंट कॉलेज का वैल्यू है। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है जितनी गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों को मिल रही होती है। तो भले आप गवर्नमेंट से कर रहे हो या प्राइवेट से कर रहे हो, बात बराबर है, बात बराबर। जबकि एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता है, इंटरव्यू में बच्चे प्राइवेट वाले छट जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आप अगर बायोमेंटर्स वाले सर को जानते हो तो उन्होंने भी ये चीज कंफर्म किया है कि एमबीबीएस अगर आप प्राइवेट से करते हो उससे अच्छा ये है कि आप बीएससी नर्सिंग किसी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर लो, क्योंकि इसमें आपको सेटलमेंट का ज्यादा चांस है, सैलरी ज्यादा मिलेगा आपको, साथ में आपके लिए इजी पड़ेगा, आपके ऊपर बर्डन कम आएगा, आपको टेंशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, आप इजीली पढ़ पाओगे, आपको नॉलेज प्रॉपर हो जाएगा, है ना, आपका स्किल्स डेवलप करेगा, स्किल भी डेवलप होगा, आपको नॉलेज भी होगा, आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हर एक चीज का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सारी बेनिफिट्स होती हैं। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर पाथ पता है कि आपको किस तरीके से जॉब लेना है इसमें।
आपको सिंपली बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। एडमिशन के बाद फिर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। आपका जॉब डन हो गया, वो परमानेंट हो गया, आप लाइफ टाइम बैठ के जॉब करते रहो, बैठ के कमा के खाते रहो। और एक और क्यूरी है कि लोग बोलेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ही सीट है, जैसे कि हम लोग एडमिशन लिए थे उस समय 300 सीट था, तो बोलेंगे कि इसमें कम सीट है तो हम क्यों एडमिशन लें। इस चीज को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, एकदम क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बाबू देखो, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने कम बच्चे होंगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी क्या है कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है और एमबीबीएस का सैचुरेशन आता जा रहा है। समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एमबीबीएस खराब है बीएससी नर्सिंग अच्छा है, ऐसा मत समझ लेना। बस मैं आपको एक अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि अगर आपसे नीट नहीं निकल पाया तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग क्यों बेस्ट है। और साथ ही साथ मैं और एक और चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि लड़की लोग के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि लड़की लोग को नॉर्थ साइड में 80% रिजर्वेशन मिलता है। हाँ, और तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसमें लड़की लोग को 100% रिजर्वेशन मिलता और है। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें लड़कियों को ही सिर्फ अप्लाई मिलता है। जैसे कि अगर आप एमएनएस का एग्जाम निकालते हो लड़की लोग, तो यार आपको कुछ नहीं करना, फिर एमएनएस का एग्जाम निकाल लो, आपके लिए जॉब भी है, कॉलेज भी, हर एक चीज, आपके सैलरी और फुल गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। क्योंकि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है जिसमें आपको सिर्फ एक कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाने के बाद आपका जॉब वही लोग लगवा देते हैं, आपका कर्नल लेवल बहुत ऊपर पोस्ट आपकी जारी होती है। ठीक है, तो क्योंकि लोगों का काम होता है, एक शिद्दत होता है, एक चाहत होता है कि हम डिफेंस में जाएं। यार भाई, आपसे क्यूरी है कि लोग जानना चाहते हैं कि नर्सिंग में एडमिशन तो ले लिए, अगर चाहेंगे कोर्सेज में इनरोल करने के लिए तो क्या क्या मतलब फेस करना पड़ता है। देखो बाबू, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो इतना इजी नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। हम मान के चलते हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर में एंजॉय करना चाहते हो, क्योंकि बाबू आपने बहुत घिसा है, बहुत मेहनत किया है, आपने नीट में बहुत अपना टाइम लगाया, आपने बीसीसी में टाइम लगाया, आपने एम्स बीएससी नर्सिंग में टाइम लगाया, आपने जेसीसी में टाइम लगाया, आपने आरयूएच में टाइम लगाया। जो भी आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर रहे हो उसमें आपने बहुत टाइम लगाया, तो फर्स्ट ईयर आप एंजॉय कर सकते हो बड़े आराम से। लेकिन सेकेंड ईयर से आपको सीरियस हो जाना है और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका क्लिनिकल स्किल बहुत सॉलिड होना चाहिए और दूसरा आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, है ना। क्योंकि यार देखो, क्लिनिकल स्किल इसलिए क्योंकि जब भी आपका जॉब लगेगा तो आपको किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, कहीं यूट्यूब पे जाके कोई स्किल नहीं सीखना पड़ेगा, अलग से कहीं इंटर्नशिप नहीं करना पड़ेगा कि हम सीखने के लिए कहीं अलग से इंटर्नशिप कर लें। ठीक है, तो ये चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थ्योरेटिकल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल से ही आप एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, और थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, मैं आपको क्लियर पाथ बता देता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल और क्लिनिकल कैसे मैनेज करना है। आप फर्स्ट ईयर में जाते हो बीएससी नर्सिंग में, फर्स्ट ईयर आप मस्ती काटो, पढ़ो, क्लिनिकल जाओ, एज योर चॉइस। लेकिन सेकंड ईयर से आपको सीरियस हो जाना है। सेकंड ईयर से आपको क्या करना है बता रहा हूँ, सेकंड ईयर से आपको क्लिनिकल और थ्योरेटिकल दोनों पे 50-50% फोकस करना है। और मैं थ्योरेटिकल पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज के एग्जाम पे फोकस करना है, आपको नॉर्थ लेवल या फिर आरआरबी या फिर जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिपमर वगैरह, उन सारे एग्जाम पे फोकस करना है। और यार देखो, एक और चीज समझ लो कि नर्सिंग का जो सिलेबस होता है ना, ये सारे एग्जाम्स के लिए, ईएसआईसी, जिपमर हो गया, सब के लिए सेम होता है। अगर आप एक एग्जाम पे भी फोकस कर रहे हो तो आपका तैयारी सब एग्जाम का हो जाएगा। तो हम सेकंड ईयर पे थे, सेकंड ईयर में आप स्किल डेवलप करो, ठीक है, और साथ में थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस करो। थर्ड ईयर में आप थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस करो, क्लिनिकल पे भी करो, इतना फोकस करो कि आप जो सेकंड ईयर में जो सीखे उसको ना भूल जाओ। और फोर्थ ईयर में बस आप इतना फोकस करो कि आप पुराना स्किल ना भूल जाओ, लेकिन आपको ज्यादा थ्योरेटिकल पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपके फोर्थ ईयर के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले और आपको एग्जाम निकालना है। अगर आप मेरे बताए बात को फॉलो करोगे तो आपका बड़े एग्जाम से 4 साल के बाद एक गवर्नमेंट जॉब लग चुका होगा। हम दोनों तो अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं जाद भाई, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि इस बीएससी नर्सिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्टार्टिंग टू टिल फोर्थ ईयर तक। देखो बाबू, बहुत तरह का एक्सपीरियंस होता है, कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना होता है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस आते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना पड़ता है, हर एक चीज होता है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ से हटके हम पढ़ाई वाले एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है इस चीज को लेके, क्योंकि यार देखो, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, हमारी पढ़ाई लिमिटेड है, हमको पता है कि भाई इतना हमारा सिलेबस है, इतना हमको पढ़ना है, इतना हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये बुक हमको फॉलो करनी है और हमको बस इतना चीज करना है, हमारा एंट्रेंस एग्जाम आराम से निकलेगा, हमें गवर्नमेंट जॉब आराम से पा लेंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस एकदम पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पे अगर दूसरे कोर्सेज की बात करोगे, जैसे कि मान लो अगर आप एमबीबीएस की बात करोगे तो उसमें यार आपको एमबीबीएस करने के बाद फिर पीजी निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, आप एक चीज समझो कि एमबीबीएस खुद में एक बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन जब वही कोर्स को बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं ना, जब बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, जब भीड़ लग चुकी है, तो बाबू यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि फिर जॉब मिलने में दिक्कत होती है ना। हाँ। इंटरव्यू सारे बच्चे निकाल नहीं पाते। मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल बताता हूँ, जो कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि यार एक जगह मैंने देखा कि 2000 एमबीबीएस के बच्चे सिर्फ और सिर्फ
40 सीट के लिए वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने गए हैं। अब यहाँ पे बताओ 2000 बच्चे, सिर्फ 40 सीट हैं, तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? आप खुद बताओ, इसको सैचुरेशन बोल सकते हैं कि नहीं? यही बायोमेट्रिक्स के सर ने कहा है कि एमबीबीएस का सैचुरेशन लगभग आ चुका है। ठीक है, तो यार देखो, हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हमारे ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, ज्यादा पढ़ाई का लोड नहीं रहता है। हमको बस एक सिंपल सा सिलेबस दिया गया है, और ऐसा नहीं कि वो इजी होता है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। बस आप एक कंसिस्टेंटली अपना पढ़ाई रखो, अपने डेली शेड्यूल को फॉलो करते रहो, बड़े आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और सबसे बड़ा बेस्ट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में जो पिछले 4 साल से पहले ही बीएससी नर्सिंग हमारे कोर्स में इनरोल हुआ है, और इसका फर्दर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी, और इसका बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। फर्दर जो भी पढ़ना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए है। और इसमें यह भी फायदा है ना कि जो जितना जल्दी एडमिशन ले लेते हैं, नहीं बोला जाता है जो पहले आया वो पहले पाया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट की वैकेंसी आई थी 11,000 वैकेंसी। और आपने सुना भी होगा कि रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला है कि 7 मेडिकल कॉलेज और भी इनरोल होने वाले हमारे बिहार में। तो बाबू, जितने ज्यादा कॉलेज बढ़ते रहेंगे, कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो मेरा तो यही है बाबू कि अगर आप इस साल नहीं ले पाए हो कॉलेज, तो अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है, बहुत टाइम है सैचुरेशन आने में। अगले साल के लिए अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और नीट के लिए पढ़ो। नीट अगर नहीं निकलता है तो बीएससी बड़े आराम से निकल जाएगा। नीट का प्रिपरेशन अगर आपका सॉलिड है, 100% है, तो बाबू किसी रीजन से अगर आपका नीट नहीं निकला, बीसीसी तो बड़े आराम से निकल जाता है, क्योंकि हम सारे बच्चे नीट के ही हैं, बस नहीं निकल पाया किसी रीजन की वजह से, तो बीसीसी निकलेगा। बिल्कुल। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जायद भाई, प्राइवेट और गवर्नमेंट में हम लोग का डिफरेंसेस देखा जाए तो थ्योरेटिकल बेसिस पे और प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है? आप प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं या कॉलेज की? नहीं, सिर्फ कॉलेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो देखो बाबू, प्राइवेट कॉलेज का जो सिनेरियो होता है वो डिपेंड करता है वहाँ की फैसिलिटी पे, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के फैकल्टीज पे। क्योंकि यार मैं हर प्राइवेट कॉलेज को एक ही तराजू में नहीं तोड़ सकता हूँ। मैंने कई सारे बच्चों से बात किया है और उनसे ही पता चला है कि कई कॉलेजेस अच्छे हैं, कई कॉलेजेस बेकार हैं। बट यहाँ पे मैं किसी अच्छे या बेकार कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को स्पॉन्सर या फिर किसी को डिफेम या फिर किसी तरह का कुछ नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ। कई सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि वो कॉलेज वाला मुझे स्पॉन्सर कर रहा होगा, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको एक मिक्स्ड फीडबैक देना चाह रहा हूँ। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस काफी कम है, ठीक है, बट वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही। और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस जो है वो 20-20 लाख है, 25-25 लाख है, और वहाँ पे एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई हो रही है। और इवन वहाँ पे गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पर पढ़ाई हो रही है, और वहाँ के बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट रखा जाता है कि वो बच्चे आराम से नॉर्थ निकाल सकते हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि प्राइवेट कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो कहाँ पे हम लोग को पेशेंट फ्लो ज्यादा मिलने वाला है? तो देखो, अगर कोई बच्चा ये चीज सोच रहा है ना कि प्राइवेट कॉलेज में हमको पेशेंट फ्लो नहीं मिलेगा या फिर प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइवेट के कॉलेजेस होते हैं ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, तो वो ना जो कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो भी होते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं और अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ ट्रेनर या फिर एज अ इंटर्न भेजते हैं और ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उनकी काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। और लोगों में भी वैसा हम लोग देखे भी हैं, लोग करते भी हैं, सीखते भी हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में ही प्राइवेट के बच्चे भी सीख रहे होते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे भी सीख रहे होते हैं। जाद भाई बताइए कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? तो बच्चों यार, बीएससी नर्सिंग करने के बाद ना बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। जैसे कि आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, आप ट्यूटर बन सकते हो, और आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, आप हॉस्पिटल को मैनेज कर सकते हो, और आपकी अगर पोस्ट बढ़ती रही तो फिर आप मैट्रॉन बन सकते हो, या फिर आप कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकते हो, और साथ ही साथ आप डिफेंस में भी जा सकते हो, आप रेलवे में जा सकते हो। बहुत तरह के आपके पास जॉब है, प्राइवेट से लेके, गवर्नमेंट से लेके, सेमी गवर्नमेंट बॉडी से लेके, बहुत सारे आपके पास स्कोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप एम्स की बात करो तो एम्स जो है वो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज है। अगर आप जिपमर की बात करो तो वो भी एक ऑटोनमस बॉडी है। अगर आप टोटली गवर्नमेंट जॉब की बात करो तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हो एक स्टेट लेवल हॉस्पिटल में। और अगर आप ट्यूटर बनना चाहते हो तो आपके लिए ट्यूटर बनने का भी ऑप्शन रहता है। वो बेसिकली आपको उसके लिए एमएससी करना पड़ता है, ठीक है। एमएससी करने के बाद भी उसको आप परस्यू कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं सैलरी की, है ना? बिल्कुल, क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सैलरी मोटिवेशन होता है। बीएससी नर्सिंग का जो सैलरी होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल पे काम कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल हॉस्पिटल पे। जैसे कि अगर आप नॉर्थसेट का देखते हो सीन, नॉर्थसेट में आपको पे ग्रेड लेवल 7 का मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पे, ठीक है। और आपके पास इन हैंड 75,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली सैलरी आ जाती है। वही अगर हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पे आपकी सैलरी मिनिमम टू मिनिमम 60,000 से ऊपर ही होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन से हॉस्पिटल में आपकी जॉब लगी। डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी में आपका जॉब पोस्टिंग है। जैसे कि वो कैटेगरी एक डिसाइड होता है XYZ टाइप का, तो उस बेसिस पे आपका सैलरी वेरी कर सकता है। और अगर हम ट्यूटर की बात करें तो बाबू ट्यूटर की सैलरी 80,000 से स्टार्ट होती है,
और ये इन हैंड की सैलरी की बात बता रहा हूँ। जो हमारे जो ट्यूटर है हमारे कॉलेजेस में, उनकी सैलरी लगभग इतनी होती है। भले ही आप जेएनएम को पढ़ा रहे हो, बीएससी नर्सिंग को पढ़ा रहे हो, आपकी सैलरी लगभग सेम पे ग्रेड लेवल की होती है। बिल्कुल। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद इन इंडिया के अंदर तो ये बता दिया गया कि स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज, अगर जो आप फॉरेन कंट्री में कौन कौन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक चीज मैं मिस कर गया, मैं उसको दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में तो इतना अच्छा सैलरी आपने सुन लिया, लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें हम लोग, तो प्राइवेट में इतना अच्छा माहौल नहीं है। प्राइवेट में क्या है ना कि आपसे वो बहुत काम करवाएंगे और आपको सैलरी बहुत कम देंगे। लाइक कि आपको 15,000, 20,000, 25,000 और मैक्सिमम 35,000 तक आपका जा सकता है। और अगर आप सीएचओ में ज्वाइन करते हो तो आपका सैलरी 45,000 होता है। और अब हम बात करते हैं कि आप अगर इंडिया से बाहर जाते हो तो आपकी सैलरी कितनी जाने वाली है, और इसके कुछ बेसिकली ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है इंडिया से बाहर जाने का। तो कई सारे लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ठीक है, उनका ना थोड़े से मन नहीं भरता, तो वो बंदे सोचते हैं ना कि हम इंडिया से बाहर जाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। और ऑब्वियसली ऐसा रियल है कि बंदे उधर जाके करोड़पति तक बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। आपको 5-6 लाख तक पर मंथ का सैलरी मिल रहा होता है। और अगर आप ड्यूटी करते हो तो उसका आपका अलग से 2-3 हज़ार पर घंटे के हिसाब से आपको सैलरी मिल रहा होता है। अगर हम एक नॉर्मल एग्जाम की बात करें तो आपको सबसे पहले एक आईलेट्स का, ओईटी का, एनक्लेक्स आरएनए का, ये सब का एग्जाम आपको देना पड़ता है ताकि आप फॉरेन में जाके अपना जॉब कर सको। पहले एंट्रेंस देना पड़ता है और उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू होता है, उसके अनुसार आपको वहां जाना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक यूके का केस बताऊं तो यूके में क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको वो लैंग्वेज का एग्जाम लेते हैं, आईलेट्स या फिर ओईटी का। तो उसका एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो, फिर उसके बाद ना आप लोग का वो इंटरव्यू लेते हैं आपको ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपसे इंटरव्यू लेंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे बेसिक, जो वही आप 1st to 4th ईयर में पढ़ते हो बीएससी नर्सिंग में, जनरल से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद फिर अगर आप इंटरव्यू पास कर लिए, जो कि बहुत ईजी होता है, सबसे मेन हार्ड काम होता है लैंग्वेज का एग्जाम क्रैक करना। अगर आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद वो लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर इन द सेंस कि आपको ट्रैवल का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा, वहाँ पे आप जो ट्यूशन लेने वाले हो, ट्यूशन के बारे में बताता हूँ, उसका खर्चा वो स्पॉन्सर करते हैं। तो आप अगर इंटरव्यू पास कर लेते हो तो फिर वो लोग आपको वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है, और यहाँ तक आपका खुद का पैसा लग रहा होता है बाबू, ठीक है। वो लोग जो पैसा देते हैं ना, उसका मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि वो किस तरीके से स्पॉन्सर करते हैं। तो यहाँ तक आपका खुद का पैसा लगता है, आप वहाँ पे जाते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा हॉस्पिटल में काम करना है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लेते हो यहीं पे बैठे बैठे इंडिया में, फिर वहां पे जाके आप उस हॉस्पिटल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। वहां पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, ताकि यार आप उस हॉस्पिटल में आप जॉब कर सको। तो उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप एक 6 महीने का कोर्स करते हो, ठीक है, और उस 6 महीने का कोर्स का अप्रोक्सीमेटली ट्यूशन फी होता है 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो 6 लाख रुपए होता है ना, ये यूके की गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर रही होती है। वो कोर्स करने के बाद वहां का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको जब दोबारा तैयारी करना होता है ना उस एंट्रेंस एग्जाम का, तो आपको दोबारा अपने जेब से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। आपके पास 3 अटेम्प्ट होता है। अगर आप 3 अटेम्प्ट में तैयारी करके उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप 3 अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर कर पाओगे तो वापस आपको इंडिया आना पड़ता है। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो तो गवर्नमेंट आपका सारा पैसा वापस कर देती है, जो कि आपका लगा था, आपके ट्रैवलिंग का, आपका रहने का, आपका जो ट्यूशन फी लगता है, वो सब आपको वापस कर देती है, स्पॉन्सर कर देती है। तो इस तरीके से आपका यूके में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है। और एक इंटरव्यू के समय में स्किल्स का तो क्वेश्चन होता ही है, साथ साथ आपका स्किल्स देखा जाता है कि आपका स्पोकन लेवल किस लेवल का है। तो जायद भाई, हम बोल रहे थे कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है किस किस तरह का होता है, और हमें ये बताइए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में कौन कौन से सेक्टर में हम जा सकते हैं। ओके, तो देखो यार, नर्सिंग के बाद आपके पास न्यूमरस ऑप्शन होते हैं एग्जाम्स के, जैसे कि आप नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ईएसआईसी का क्लियर कर सकते हो, जिपमल का क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और भी आप अगर स्टेट लेवल पे जाते हो तो स्टेट लेवल के अलग से एग्जाम निकल रहे होते हैं। जैसे कि आपने करंटली देखा होगा कि बिहार में 11,000 वैकेंसी आई थी, उसके एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो। ये एग्जाम आप क्रैक करने के बाद एक अच्छी जगह परमानेंटली जॉब ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया गवर्नमेंट की बात। अब प्राइवेट में भी आपको क्या करना पड़ता है कि वहां पे जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर आपका इंटरव्यू उन लोग को पसंद आया तो वो लोग आपको इंटरव्यू बेसिस पे, आपके स्किल के बेसिस पे अपने हॉस्पिटल में रख लेते हैं। और एक और चीज, अगर आपको अभी प्रिपरेशन करना है एग्जाम का तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि देखो यार,
अगर आप अभी अभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए हो और आपको जॉब लेना है, अच्छा उसके लिए आपको तैयारी करना है, लेकिन आपको पैसा भी कमाना है ना। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पैसा भी कमाना है, तैयारी भी करना है, हर एक चीज करना है, बट वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते किसी जॉब में। तो उनके लिए एक ऑप्शन बेहतरीन ये होता है कि आप किसी प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जाओ और वहां पे आप पर आवर का 1000 रुपए लो, या फिर आप पर डे का 1000 रुपए लो, या फिर आप अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हो। वो लोग अच्छा सैलरी देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप एज अ रेगुलर एम्प्लॉय तो हो नहीं, तो वो आपको 1 लाख का पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये परस्यू कर सकते हो कि आप जाके लाख लेके, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे हाँ। उनका क्राइटेरिया क्या है। हाँ, उनका क्राइटेरिया क्या है। हाँ। तो आप ये चीज परस्यू करके अपना तैयारी भी बड़े आराम से कर सकते हो, और फिर तैयारी को वहां पे जाके रिवीजन के तौर पे पढ़ा भी सकते हो। हाँ, आपका अगर जो आप टीचिंग लाइन में अगर जो जाते हैं तो आप जो पढ़े रहते हैं उसका स्किल्स आपका डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंशियल भी देखा जाए तो वो भी बिल्ड होता है। और यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना बाबू, हम तो बोलना ही भूल जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो हम लास्ट क्वेश्चन है इस कोर्सेज से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग में हम लोग का स्टडी लोड कितना होता है और कितना इस चीज को हमें लाइटली लेना चाहिए या थोड़ा सा इसको अच्छे से एंजॉयफुल फेस करना चाहिए। देखो बाबू, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है ना कि इसमें आपको पढ़ाई भी खूब करना होता है, एंजॉय भी खूब करना होता है, सीखना भी बहुत कुछ होता है, और पर्सनल लाइफ से भी बहुत कुछ सीखना होता है। बिल्कुल। बहुत तरह की चीजें चल रही होती है कॉलेज में, बहुत तरह का चीज चल रहा होता है एकेडमिक में, हॉस्पिटल में, आपके खुद के करियर इन्वायरमेंट में, बहुत तरह की चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। हाँ। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे नए चीजों को एक्सप्लोर करने को हाँ। मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों का एक होता है कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे, नया एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सबका अपना एक ड्रीम होता है कॉलेज में एडमिशन लेने का। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसका जो स्टडी लोड है बिल्कुल। वो इतना रखा गया है कि बच्चा आराम से झेल सकता है। हाँ। बच्चा आराम से पढ़ सकता है, ज्यादा स्ट्रेस में ना जाके बहुत अच्छे से अपना पूरा स्टडी कंप्लीट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। जायद भाई बताइए कि जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रखे हैं, तो अगर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो जो एजुकेशन बेसिस पे हो और नॉन एजुकेशन के बेसिस पे हो, जैसे कि बोला जाए तो हम स्टाफ वर्कर कर सकते हैं या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मतलब प्लेटफॉर्म होगा जो वो इनरोल कर करके अच्छे से इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। तो सूर्यकांत आप यही पूछना चाहते हैं ना कि हम कॉलेज में रहते हुए स्टडी ड्यूरेशन में किस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट होते हैं, और कौन सा वे है जिससे हम बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है बहुत सारे बच्चों के लिए जो कि तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो देखो यार, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे अच्छे से प्रॉपर क्लास होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जहाँ के बच्चे ना अपने क्लासेस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कहीं हमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखो कॉलेज वाले क्या करते हैं ना कि कॉलेज वाले सिर्फ अपना एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो गवर्नमेंट एग्जाम भी निकालना है ना। हाँ, हमको दोनों चीज निकालना है, दोनों को मेंशन करके चलना है। हाँ, हमको दोनों को लेके चलना है। तो देखो कॉलेज वाले आपको कॉलेज वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वरी हो कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम भी निकलना चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या अल्टरनेटिव कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, कई सारे ऐसे बुक्स होते हैं जो कि मैं प्रीफर करता हूँ कि आप बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुक से आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप बुक्स पढ़ो और उसका नोट्स बनाओ खुद से। जैसे आपका नीट का प्रिपरेशन करते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो उसका नोट्स बनाते थे, फिर वहां से पढ़ते थे, रिवीजन करते थे, दीवार पे चार्ट पेपर चिपका दिया करते थे, ठीक है, इस तरीके से आप तैयारी करते थे। तो एक आपका वो प्रिपरेशन का तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि बाबू आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक जरिया है स्टडी का, ये भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है। हाँ। क्योंकि यार इसमें आपको कम एफर्ट लगेगा, और जो एक्सपीरियंस टीचर है उनको पता होता है कि कौन सी चीजें एग्जाम में आने वाली होती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती हैं, क्या चीजें एक्स्ट्रा है, क्या चीज पढ़ाना है, क्या चीज नहीं पढ़ाना है, तो उन लोग को पता होता है, उन्होंने खुद के एग्जाम निकाले होते हैं, तो वो लोग आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। आपके पास ये भी अल्टरनेटिव हो सकता है। तो अब हम कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं किसी से पैसे नहीं लिया हूँ मैं, और मैं आपको बस एक जनरल पर्सनल ओवरव्यू बता रहा हूँ। जैसे कि आप उत्कर्ष क्लासेस ले सकते हो, नर्सिंग वाला, फिजिक्स का जो नर्सिंग वाला भी लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, उसको आप लोग परस्यू कर सकते हो। फिर नर्सिंग नेक्स्ट लाइव जो कि टारगेट हाई बुक लॉन्च कर चुकी है, उसको परस्यू कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आप कॉन्सेप्ट आरएनए वाले बैचेस को भी परस्यू कर सकते हो जो कि ऑनलाइन मिलता है, ठीक है, आप ये भी ले सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपका जो कॉलेज है वो इन इंस्टीट्यूट के करीब है, मतलब कि इनके ऑफलाइन सेंटर के करीब है, तो आप ऑफलाइन सेंटर में भी जाके अपना तैयारी रेगुलर कर सकते हो, है ना भाई। सेंटर में जो अगर इच्छुक है वहाँ जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे मेथड आ गए।
आप बुक्स रीड कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो या फिर ऑफलाइन जाके भी तैयारी कर सकते हो। और मैंने आपको बता ही दिया कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, फोर्थ ईयर में क्या करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, अभी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलो यार, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली बीएससी नर्सिंग के ऊपर। अगर आपका किसी तरह का डाउट आता है तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आ जाएंगे, जिसमें इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग बोलोगे, जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हम लोग इंटरव्यू लेके, पॉडकास्ट लेके भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। जैसा भी आपका डिमांड हो आप लोग हमें कमेंट करो, आपकी सारी डिमांडें पूरी की जाएगी। और अगर जो बच्चा बीएससी नर्सिंग इस साल नहीं निकाल पाया है तो हमारा जो नीचे बैनर चल रहा है, इस कोर्स में आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो यार इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और यार थैंक यू इन भाई साहब को भी, जिन्होंने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया और हमें इस वीडियो बनाने में हेल्प किया। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कीमती समय देने के लिए। और अगर जो आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और हमारे जयाद भाई को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रखिए। और हम लोग को ऐसा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्यार से। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई और तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि लाइक काफी कम आती है, व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन लाइक्स काफी कम होती है। तो जो भी बच्चे देख रहे हो, जिनको अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो एटलीस्ट आप लोग लाइक कर देना। और यार इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर रेगुलर अपलोड होता रहता है, पुराने भी अपलोड हुए हैं, नए भी अपलोड होते रहेंगे और अभी भी अपलोड ही हो रहा है। तो आप लोग प्लीज उनको मिस ना कर पाओ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।